एडिपोसियर फॉर्मेशन जब स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि पार्शियल ऑक्सीजन, हीट, मॉइस्चर, फैटी टिश्यू होता है, ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, तो इस सिलसिले में फ़ैट या वैक्स बन जाती है जिससे सॉफ्ट ग्रे वाइट क्रम्बली ग्रीजी मटेरियल बन जाता है आफ्टर द डेथ। क्लॉस्ट्रीडियम वेल्शाई भी इसके लिए लाजमी होता है, एक फैक्टर है जो कि इसको स्टिमुलेट या इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इस प्रोसेस को। पीएच मैटर करती है, सबकटेनियस टिश्यू इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैटर करते हैं, यानी अगर रनिंग वाटर होगा जो इलेक्ट्रोलाइट्स को वॉश करता जा रहा है तो डिपोसियर फॉर्मेशन नहीं होगी। अलबत्ता ज़्यादा कैल्शियम का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लॉस्ट्रीडियम वेल्शाई ने हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। पहले सुपरफिशियल फैट्स के अंदर, पैचेस के अंदर ये पेयर होती है, चीक, ब्रेस्ट और बटक्स पे पहले देखी जाती है, उसके बाद पूरी बॉडी पे चली जाती है। परमानेंट होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। मैट ने हमें ये कहा कि शुरू के कुछ दिनों के अंदर भी ये जो होती है डिपोसियर फॉर्मेशन की चेंजेस शुरू हुई होती हैं, लेकिन वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होती। नेकेड आई से विजिबल होने में उसको 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फैटी एसिड है, ममीफाइड रिमेन्स है, मसल, फिब्रस टिश्यू और नर्वस टिश्यू के हैं, जबकि इवैन ने कहा कि रेडियल मार्किंग्स के साथ स्फेरिकल क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं। डिफाइंड सेल तो एब्सेंट होते ही हैं और स्टेनिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्रेश फैट के अंदर 0.5% फैटी एसिड मौजूद होता है, जो कि 20% इंक्रीज़ हो जाता है 4 वीक्स के अंदर और 70% इंक्रीज़ हो जाता है 12 वीक्स के अंदर। एडिपोसियर में वैक्स होता है, फ़ैट होता है, उसको अगर हैंडल करें तो वो क्रम्पल कर जाता है और वो वाटर पर फ्लोट कर रहा होता है। इसका कलर ग्रेइश वाइट या येलोइश वाइट होता है। इसकी स्मेल रेंसिड होती है, ये मेल्ट हो जाता है जब इसे हीट करते हैं और येलो फ्लेम के साथ ये बर्न कर रहा होता है। हॉट अल्कोहल या ईथर के अंदर ये डिज़ोल्व होता है और फेशियल फीचर्स का पता लग जाता है, पर्सनल आइडेंटिटी में फ़ायदा होता है। पुट्रीफैक्शन का कलर ग्रीन से ब्लैक होगा, गॉल ब्लैडर से शुरू हो रही है, इसकी स्मेल जो होगी वो फाउल होगी और क्रेपिटेंट फीलिंग होगी। क्रेपिटस से जो हमने याद रखा कि बॉडी कंटूर लॉस पार्शली एंड फेशियल फीचर्स भी आहिस्ता आहिस्ता लॉस हो जाते हैं। मैसरेशन में रैपिड लॉस होता है और फ्लैटनिंग ऑफ बॉडी हो जाती है, जबकि फील फ्लैक्टेंट होती है और स्वीट स्मेल होती है क्योंकि बच्चा है, और पर्पलिश रेड इसका कलर होता है। ममीफिकेशन के अंदर ब्राउन अपीयरेंस होती है और फील हार्ड होती है, और जबकि ये चारों चीज़ें जो हैं बॉडी कंटूर और फेशियल फीचर्स इन दोनों के अंदर प्रिजर्व रह रहे होते हैं। उसके बाद स्केवेंजर वाला पार्ट आ जाता है कि स्केवेंजर जिनमें कार्निवोर्स वगैरह हैं वो आके कंज्यूम करने लग जाते हैं। रैट और रोडेंट जो होते हैं वो लेम्स की स्किन को, कॉकरोच, एपिथेलियम ऑफ नोज, माउथ, रिंकल, मॉइस्ट एरियाज एंड आइज, वल्चर और जैकल सॉफ्ट टिश्यू को, फिश और क्रैब लेम्ब या थोरेसिक कैविटी के अंदर कर रहे होते हैं। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना होता इन साइज या लेसरेटेड वूंड के साथ। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जब इसे एग्जामिन करें तो पता लग जाता है कि वाइटल रिएक्शन मौजूद नहीं है और बाइट मार्क्स मौजूद हैं, तो स्कैवेंजर ने कंज्यूम किया हुआ है। और इससे डीन्यूडेड जो अपीयरेंस होती है वो ब्राउन पार्चमेंट लाइक अपीयरेंस होती है। स्क्रैचेस और एब्रेजन्स से उसको कंफ्यूज नहीं करना। आई चेंजेस के अंदर कॉर्नियल चेंजेस में टेम्परेरी और परमानेंट चेंजेस होती हैं। पहले तो ये होता है कि फ्यू मिनट्स में टेम्परेरी हेजीनेस बेसिकली, नॉट द चेंजेस। टेम्परेरी हेजीनेस प्रोड्यूस हो जाती है फ्यू मिनट्स के अंदर, जो कि बाद में परमानेंट हेजीनेस और उसके बाद मिल्की और अपेक हो जाती है 12 घंटों के अंदर। इस स्टेज पर अब लाइट इस पर से नहीं पास कर सकती। स्क्लेरा के अंदर अगर देखें तो ब्राउनिश होता है वो इन कलर, और इसमें डिस्कलरेशन जो होती है वो टेकिनोयर उसे कहते हैं। ट्रायंगुलर इन शेप होती है, इसकी जो फुल डेवलपमेंट होती है उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अगर आंखें खुली रहें। रेटिनल चेंजेस 3 से 12 घंटे के अंदर अपेयर होती हैं। कॉर्नियल जो जब भी एग्जामिन करना है तो मॉइस्ट करना है उससे पहले। फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर कॉर्निया को देखें तो रेटिना को देखें तो पेल हो जाता है। एरिया जो है ऑप्टिक डिस्क वाला वो येलो हो जाता है। कोराइडल वैस्कुलर 3 घंटों के अंदर कोराइडल वैस्कुलर पैटर्न रेड बैकग्राउंड के साथ अपेयर हो रहा होता है। 3 आवर्स के अंदर हेजी होना वो शुरू हो जाता है। अगले 3 घंटों के अंदर पेल और होमोजेनस होता है, और 6 घंटों के आखिर तक ऑप्टिक डिस्क जो होती है उसकी आउटलाइन फेड होना शुरू हो जाती है और लार्जर सेगमेंटेड वेसल आपको नज़र आ रही होती है ग्रेश येलो बैकग्राउंड के ऊपर। 9 आवर्स के बाद क्या होता है कि ये ग्रेश येलो डिस्कलरेशन पेरिफेरी ऑफ द डिस्क पर भी पहुंच जाती है और 12 घंटों के बाद डिस्क और रेटिनल वेसल डिसअपेयर कर जाती हैं, सिर्फ एक डीप ब्राउन मैक्यूला नज़र आ रहा होता है। केमिकल चेंजेस के अंदर बॉडी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऑक्यूलर सबके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। ब्लड चेंजेस के अंदर अगर देखें तो पीएच सबसे पहले कम होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलिसिस, H2SO4 और फास्फोरिक एसिड वहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाता है। एगनल पीरियड के अंदर एसिडोसिस होती है उस वजह से भी, और बाद में फिर 24 घंटों के बाद पीएच ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर देती हैं। ब्लड शुगर लेवल जो होती है ब्रेक डाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन की वजह से उसके अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं। राइट साइड जो हार्ट या इन्फीरियर वेना केवा की बात करें तो वहाँ पर 300 mg तक इंक्रीज़ हो जाता है 12 घंटों के अंदर डेक्सट्रोज, लेकिन बाकी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें 6 से 8 घंटों के अंदर वो डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन ये डिसअपेयरेंस भी बॉडी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है।
तो इस चेंज पर रिलाई नहीं किया जा सकता कि टाइम सिंस डेथ इससे नहीं मालूम किया जा सकता। हाइपरग्लाइसीमिया के डायग्नोसिस के लिए लैम्प से लेते हैं सैंपल, एग्नल राइज भी हो जाता है कि एग्नी वाला पीरियड ज़्यादा है तो ब्लड डेक्सट्रोज में राइज हो जाता है, जैसे हाइपोक्सिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या ट्रॉमा के केस में होता है। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड और क्रिएटिनिन के लेवल किस तरह से इंक्रीज़ होते हैं। ब्लड यूरिया के इरेगुलर इंक्रीज़ होता है, फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर सीरम लेवल इसका इंक्रीज़ हो रहा होता है। यूरीमिया अगर हो तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यूरीमिया की वजह से अगर डेथ हुई है तो ये फिर लेवल ज़्यादा होता है। ये रीनल फेलियर विद यूरीमिया का लेवल डिफरेंट होता है और एग्नल पीरियड के अंदर भी ये इसका लेवल ज़्यादा हो रहा होता है। केमिकल चेंजेस जो आई के अंदर होती हैं उसमें एक्वस और विट्रस दोनों ह्यूमर्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। स्कॉर्बिक एसिड का लेवल चेंज नहीं करता, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, विटामिन सी और नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन का लेवल जो है वो इरेटिक चेंज होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके सॉरी चेंज करता है, लेकिन अगेन एराटिक चेंज होती है इन दोनों के अंदर। ये वाली जो लिस्ट दी हुई है इसके अंदर एराटिक चेंज होती है। पोटाशियम और लैक्टिक एसिड को अगर देखें तो उसके अंदर कंसिस्टेंट राइज होता है 125 आवर्स तक, और ये राइज जो होता है ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता, तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग जिससे पता लगाया जा सकता है टाइम सिंस डेथ। CSF की बात करें तो फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का, इसके अंदर नोटिबली जो चेंज होता है वो क्लोराइड और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं अबाउट 150 ml तक। ग्रेजुअली फिर वो 24 घंटे के अंदर डिसअपेयर हो जाते हैं। ये 3 लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि पोस्टमार्टम राइज किस तरह से होता है पोटाशियम का, और बाकी कंस्टिट्यूएंट्स ओवर 60 और किस तरह से उनके अंदर चेंजेस आती हैं। सडन डेथ के अंदर नेचुरल और अननेचुरल डेथ आ जाती है। नेचुरल डेथ डीजनरेटिव डिजीजेस, इन्फेक्शन या मेलिग्नेंसी की वजह से होती है और मैन के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि अननेचुरल जो होती है वो 5th लार्जेस्ट कॉज है डेथ का पूरी दुनिया में। अब CVS अगर कोलैप्स हो गया तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं, हेमरेज है, हो सकता है इनहिबिशन हो गई है, लेकिन अगेन एक्सटेंट ऑफ हेमरेज डिपेंड करता है कौन से साइज़ था ब्लड वेसल का और कौन से एरिया को सप्लाई कर रही थी। एट टाइम्स ये भी होता है कि स्मॉलर वेसल किसी हार्ट को या क्रीनल कैविटी को सप्लाई कर रही है तो वो फिर ड्रास्टिक इफेक्ट्स रखेगी अकॉर्डिंगली। मोड ऑफ डेथ जो होता है पेरिफेरल ब्लॉकेट के वेसल के केस में वो अगेन डिपेंड कर रहा होता है साइट, नेचर और मेथड ऑफ ऑक्लूजन पर। फर्दर ब्लॉकेज जो है और प्रोसेसेस भी हैं जो कि ब्लॉकेट कॉज कर देते हैं, जिसके अंदर एरिथमेटिस थिकनिंग है, एम्बोलिज्म है, इन्फाक्शन है और ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये उन्होंने टेबल दिया हुआ है, बेसिकली ये टेबल करने वाला है, अंदर यही बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ पर हैं तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है जिसे फिल करना होता है, जिसमें आपने एक हेडिंग होती है मॉर्बिड कंडीशन बताएं, फिर होता है एंटीसीडेंट कंडीशन बताएं, फिर होता है बाकी कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशंस कौन सी हैं। तो जो डायरेक्टली कॉज ऑफ डेथ होता है वो कॉज ऑफ डेथ वहाँ पर लिखना होता है, वहाँ मोड ऑफ डाइंग हरगिज़ नहीं लिखना होता। यानी आप इंजरी लिख दें, डिजीज़ लिख दें, ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। एंटीसीडेंट कॉज होता है जो कि बिल्कुल इससे पहले हुआ है, जो कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो कॉज ऑफ डेथ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो 1A के अंदर लिख रहे होते हैं कॉज ऑफ डेथ जो डायरेक्ट वाला होता है, और 1B के अंदर लिख रहे होते हैं कि उसका एंटीसीडेंट कंडीशन क्या है। अगर एंटीसीडेंट कंडीशन से भी प्रीसीडिंग की कंडीशन है तो उसको 1C के अंदर लिख देते हैं, अगर नहीं है तो उसे खाली रहने देते हैं। यहाँ पर इंटरवल बिटवीन ऑनसेट एंड डेथ लिखना होता है ताकि एक टाइम लाइन सी बन जाए, अगर कोई देख रहा है उसे पता लग जाए कि किस तरह से कोर्स ऑफ डिजीज़ रहा है और डेथ हुई है फिर उसके बाद, ठीक है। और मेडिकल ये फर्दर उन्होंने बताया हुआ है कि ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये वाला जो काम करना होता है ना, ये वाला कि डेथ सर्टिफिकेट वाला, ये जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है उसी ने करना होता है, लेकिन उसके बाद जो मैनर और कॉज होता है वो फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर ने पता लगाना होता है। इसके अंदर सर्कमस्टेंशियल कंपोनेंट होता है और एक मेडिकल कंपोनेंट होता है डिसीज्ड का। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि आपने उस विक्टिम के पास जो लोग मिलने आ रहे थे टर्मिनल स्टेज पर उनसे पूछताछ कर ली, आपने उसका बिहेवियर पूछ लिया, मेडिकल बैकग्राउंड पूछ लिया और डॉक्टर, मेडिकल इंस्टीट्यूशन और फैमिली मेम्बर से भी इंफॉर्मेशन ले ली। मेडिकल कंपोनेंट होता है कि ऑटोप्सी ने आपको क्या बताया। तो डेटा इकट्ठा करने के बाद 2 स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए फर्दर कॉज और मैनर ऑफ डेथ को पता लगाया जाता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल चेंजेस और केमिकल एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी आई हैं, और दूसरा फिर कि मैकेनिज़्म क्या हुआ है जिसके ज़रिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से डेथ की तरफ गए हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में उन्होंने ये बात फिर बताई हुई है कि उसके ज़रिए कॉज ऑफ डेथ का पता लग जाता है। पहली बात तो ये है कि हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं बियॉन्ड डाउट कि ये कॉज ऑफ डेथ है, ये इसकी डिजीज़ थी या ये इंजरी थी, इसकी वजह से डेथ हुई है। डिफरेंट फाइंडिंग्स होती हैं जो कि नियर द सर्टेनिटी तक हमें, मतलब नॉट सर्टेन लेकिन नियर सर्टेनिटी आपको फैक्ट दे देती हैं, तकरीबन सही फैक्ट दे देती हैं। इसके अलावा एमनेस्टिक फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही होती है, और ऑटोप्सी एग्जामिनेशन कुछ ऐसी होती हैं जो कि पूरी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन अगेन उसके अंदर ऑब्सक्योर और नेगेटिव ऑटोप्सी दोनों का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर नेगेटिव ऑटोप्सी है तो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसको अपनी लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ये जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ करानी होती है प्रायर टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ और डिस्पोजल से पहले अटेंडिंग फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि उसने सर्टिफाई करना होता है कॉज ऑफ डेथ, और अगर उसने ऑटोप्सी करवानी है तो फर्दर पुलिस से या कोरोनर से रब्ता किया जा सकता है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट हासिल की जा सकती है।
मेडिको लीगल सिस्टम का प्राइमरी पर्पज़ यही होता है कि वो कॉज और मैनर ऑफ डेथ आपको बता दे, डिटेक्शन ऑफ क्राइम भी साथ इसके आ जाता है, ठीक है। ये फिज़िकल एविडेंस के उन्होंने टाइप बताई हुई है कि एक फ़िज़िकल है, एक मेडिसिनल है या मेडिकल है और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसके अलावा सीन को प्रिजर्व करना होता है, डायग्राम्स उसकी बनाई जा सकती हैं, फ़ोटो, कलर और मोनोक्रोम में लेनी होती हैं, फ़िज़िकल एविडेंस इकट्ठा करना होता है और सारा सीन वगैरह प्रिजर्व करना होता है, बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं, ये सब कुछ। फर्दर इसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और पर्सन जो इंचार्ज होता है उसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सारे जो है इंडिपेंडेंट और फ्री ऑफ द लोकल एंड नेशनल पॉलिटिक्स और बायसनेस ना हो।